पिछले दिनों में मुझे यूरोप के कुछ देशों में और ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करने का अवसर मिला था। वहाँ इंडियन डायस्पोरा से भी और वहाँ काम करने वाले बहुत सारे पानी के क्षेत्र में काम करने वाले कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव से भी चर्चा हुई। भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है और जिस तरह से अपने आप को एक स्ट्रांग प्लेयर के रूप में भारत ने इमर्ज किया है, उसको लेकर के पूरे विश्व एक विस्मित दृष्टि से, अमेज साइज से भारत को देख रहा है। इसी की श्रृंखला में मुझे पिछले 2 दिन के प्रवास में जयपुर जाते आते वक्त संयोगवश कुछ ऐसे युवकों से मिलने का अवसर मिला जो इकोनॉमी के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं। उनमें से एक जो है राजस्थान मूल के थे और दूसरे दिल्ली के निवासी थे, लेकिन सालासर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। और वो मोदी इरा की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पर और आने वाले समय में भारत किस तरह से फ्यूचर में इस इकोनॉमी के क्षेत्र में इमर्ज करेगा, इस पर रिसर्च कर रहे हैं। और संयोग की बात है कि कल रात को ही पीआईबी प्रेस नोट रिलीज हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो पिछले नवंबर माह के एक्सपोर्ट के आंकड़ों को जारी किया है। इन सब विषयों पर एक साथ में बातचीत करने के बाद में मेरे मन में इस तरह का प्रेरणा है कि मैं एक बार पिछले 8 वर्षों में जो आर्थिक परिदृश्य बदला है उसके ऊपर आप सबसे चर्चा करूं, बात करूं। इसलिए मैंने आप सब मित्रों को आज यहां आमंत्रित किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जिस कन्विक्शन के साथ में देश के इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम किया, अगर पिछले 1 महीने के आंकड़ों को उठा करके देखें, जब पूरी दुनिया ग्लोबल रिसेशन से गुजर रही है, इन्फ्लेशन अमेरिका में, इन्फ्लेशन यूरोपियन कंट्रीज में जिस तरह से बढ़ा है, उसके बावजूद भी नवंबर माह में करस्पॉन्डिंग पिछले साल के इसी पीरियड की अगर हम बात करें तो हमारी मर्केंडाइज और सर्विस दोनों का एक्सपोर्ट जो है वो 10.77% ग्रो हुआ है। अगर हम अप्रैल से नवंबर तक के इस पीरियड को अगर पिछले साल के पीरियड से रेफर करें तो लगभग 17% की ग्रोथ है। और पिछला वर्ष जो है वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट की दृष्टि से, क्योंकि उस समय पूरा विश्व और हम सभी लोग कोविड की उस आपदा के दौर से गुजरे थे, लेकिन आत्मनिर्भर भारत पैकेज के परिणाम स्वरूप जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने बाउंस बैक किया था, पिछला वर्ष हमारे लिए और पिछले वर्ष का अप्रैल से नवंबर तक का महीना जो है, यह जो कॉलम है, वो हमारे लिए एक्सपोर्ट में एक नई ऊंचाई प्राप्त करने वाला ऐसा समय था। लेकिन उसकी ग्लोबल रिसेशन के बावजूद भी जब ग्लोबली डिमांड्स कम हुई हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी जो हमारा एक बड़ा एक्सपोर्ट होता है उसकी डिमांड कम हुई है, केमिकल्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों की डिमांड्स कम हुई है, टेक्सटाइल की डिमांड कम हुई है, फर्नीचर की डिमांड कम हुई है, लेदर की डिमांड कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण से फूड की भी डिमांड्स में कुछ इम्पैक्ट रजिस्टर हुआ है। एंड वी बीइंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमने 10.97% की ग्रोथ रजिस्टर की है। 30 मेजर सेक्टर्स जिनमें हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, ईयर ऑन ईयर अगर उस पर देखें तो भी 15 सेक्टर्स में हमने सिग्निफिकेंट ग्रोथ को रजिस्टर किया है। अगर इसको हम एनालाइज करें तो पिछले 8.5 साल में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जिस तरह की स्कीम्स माननीय मोदी जी ने मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग को हिंदुस्तान में बढ़ाने के लिए की, उसका परिणाम अभी हम सबको दिखाई देता, हम सबके सामने है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ में ही मुद्रा की चर्चा की थी। मुद्रा योजना के माध्यम से हम स्वरोजगारी बने,
हम जॉब सीकर्स की जगह जॉब गिवर्स बने, ये बात की बहुत सारी आलोचनाएं हुई, लेकिन आज उसका परिणाम धरातल पे दिखता है। स्किल इंडिया की बात की थी तब विपक्ष ने बहुत सारी आलोचनाएं की होंगी, लेकिन स्किल इंडिया के कारण जो 1 करोड़ लोग स्किल हुए, उनके कारण से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, ये अब रजिस्टर मार्केट में होने लगा है। स्टार्टअप की जब बात की थी तब बहुत सारे उपहास स्टार्टअप को लेकर के उड़ाए जाते थे, 2016-17 के समय को याद करें। लेकिन आज स्टार्टअप इकोसिस्टम में जिस तरह का परिवर्तन हुआ, भारत में जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन उसके चलते हुआ, डीपीआईटी में जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं उनका नंबर बढ़कर के लगभग 70,000 के आसपास में हो गया है, और देश के 700 जिलों में से 630 जिले ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप मौजूद है। और दुनिया में सबसे ज्यादा से तेज गति से बढ़ते हुए यूनिकॉर्न्स आज भारत में हो गए, 108 यूनिकॉर्न्स भारत में हो गए। इसी तरह से एक निर्णय जो सरकार ने किया, पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर और जैम के साथ में जिस तरह से उसको जोड़ा कि सरकार की खरीद में एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करें, उनको प्रायोरिटी दें, इंडिजीनियस प्रोजेक्ट को, प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी दें, उसका इम्पैक्ट जो रजिस्टर हुआ। पीएलआई स्कीम जब प्रधानमंत्री जी ने की, सारे 14 स्कीम्स जिनमें पीएलआई स्कीम्स आई, राइट फ्रॉम ऑटोमोबाइल टू से लेकर के सेमीकंडक्टर तक, उन सब में जिस तरह से जो है भारत में निवेश उसके कारण से बढ़ा। और इन सब के साथ साथ में जो सबसे बड़ी चीज की पीएम गति शक्ति के माध्यम से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से स्ट्रेंथन किया, तो एक पूरे उस कैनवस के पे सारे रंग जब एक साथ प्रधानमंत्री जी ने भरे, उसके चलते आज ये परिणाम हुआ है कि पूरा विश्व ये मानने लगा है, और दुनिया के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाले राइटर्स, न्यूज़पेपर्स, क्रिटिक्स, जो स्वभावतः भारत के क्रिटिक हुआ करते थे, जो परंपरागत रूप से क्रिटिसाइज करते थे, वो भी अब इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए कि भारत की इकोनॉमी जिस गति से बढ़ रही है और जिस पटरी पे अब चल रही है, जिस तेजी के साथ में भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत बहुत जल्दी 2027 तक ऐसा अनुमान किया जाता है कि जर्मनी और जापान दोनों को सरपास करके 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। पीएलआई स्कीम के कारण से जिस तरह से नए सेक्टर्स में हमारा निवेश बढ़ा है, ये भी आने वाले समय में हमें बहुत प्रोमाइजिंग फ्यूचर देता है। अगर इस सब को हम और जो है गहराई के साथ में विवेचना करें और इसका एक फिशबोन स्ट्रक्चर बना करके अगर हम उसके हिसाब से इसके ऊपर बात करें, तो जो एक्सपोर्ट हमारा 55% ग्रो हुआ है पिछले 8 साल में, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो बूस्ट हुआ, लगभग जीवी अगर हम बात करें तो 80-82% के आसपास में हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हुआ है। उसकी पहली आवश्यकता जो है उस काम करने की, वो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होना चाहिए। रोड्स में जिस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, आपको रोड पर काम होता हुआ अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री दिखेगा। एयरपोर्ट्स में जिस तरह से नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स बढ़ा, 89% नंबर एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स का नंबर बढ़ गया, ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट बढ़े, उड़ान की स्कीम का जो फायदा हुआ। पावर जनरेशन में जिस तरह से हमने काम किया और एक ग्रिड सब स्टेबलाइजेशन के लिए जिस तरह से काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट ओवरऑल बुके को अगर देखें तो लगभग 450% से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा। 1 लाख कुछ करोड़ इन्वेस्टमेंट होता था, वो 10 लाख करोड़ के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हुआ। इसके चलते इस पूरे इकोसिस्टम में एक वायुमंडल बना, लेकिन उसके साथ साथ में दूसरी आवश्यकता जो ईज ऑफ बिजनेस की थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जहां भारत पिछले कई दशकों से हम 130, 135, 136 के आसपास में होते थे, रैंक पे होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया, चाहे छोटी छोटी चीजें, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी एस्टेब्लिशमेंट करना होता है, कनेक्शन लेना होता है, उसके टाइम को रिड्यूस करने से लेकर के 1500 से ज्यादा लॉ रिपील किए गए, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लाया गया। आज 44,000 एप्लीकेशन सिंगल विंडो सिस्टम से थ्रू हुई, लगभग 27-28 हजार पेंडिंग है जो जल्दी से पूरी होने वाली हैं। क्रेडिट एक्सेस जिस तरह से बढ़ा, उसके कारण से जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो हम 130-40 के बीच में होते थे, वो 60-65 के बीच में आकर के खड़े हो गए।
दूसरा, कोई भी देश में किसी भी प्रदेश हो चाहे देश हो, उसमें ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी चीज होती है स्टेबिलिटी एंड पीस एंड सुरक्षा और स्टेबिलिटी का, स्थायित्व का माहौल जिस तरह से बना, उसके चलते एफडीआई इनफ्लो भारत में बढ़ा और 85% ग्रोथ उसमें रजिस्टर हुई। पोस्ट कोविड सिचुएशन में भी सबसे ज्यादा एफडीआई अगर किसी देश में आ रहे थे, उन 10 देशों में श्रृंखला में आकर के भारत खड़ा हुआ। वी आर ऑन द 7th पोजीशन और हमने बहुत सारी एडवांस इकोनॉमीज को भी उसमें सरपास करके हम आगे निकल गए। इसी तरह से अगर हम चर्चा करें तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस प्रधानमंत्री जी ने बनाए, चाहे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ में बनाए, अपने व्यक्तिगत संबंध जिस तरह से जापान के साथ में सुदृढ़ किए, यूएस के साथ में जो नई डेफिनेशंस हमने डिसाइड की, यूरोपियन कंट्रीज के साथ में स्पेशली फ्रांस और जर्मनी के साथ में जिस तरह से एंगेजमेंट हमारा बढ़ा, रशिया के साथ में जो हमारा परंपरागत व्यवहार होता था उसी को भी हमने बनाए रखा। दैट गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू फर्दर एक्सटेंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एक्सपोर्ट्स। उसके साथ साथ में जैसा मैंने चर्चा की, स्टार्टअप और स्किल इंडिया के माध्यम से भी जो 1 करोड़ लोगों को स्किल किया गया, स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बढ़ा और लगभग 1000% से ज्यादा की ग्रोथ जो उसमें हुई, और कुल मिलाकर के इन सब के साथ साथ में पीएलआई आया और पीएलआई के बाद में आरएनडी में जिस तरह से एक्सपेंडिचर, नए एवेन्यूज तलाशने के लिए जिस तरह से एक्सपेंडिचर्स किए, उस सब का परिणाम आज होलिस्टिकली देश को दिखाई दे रहा है। और अब पूरी दुनिया का विश्वास इस बात के ऊपर स्थापित हुआ है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ में हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग और क्या डेस्टिनेशन और एक्सपोर्ट का हब ऐसा बनने वाला है। तो ये निश्चित रूप से भारत के लिए अत्यंत जो है प्रोमाइजिंग फ्यूचर को भी दिखाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जिस तरह से काम किया है, तो कुल मिलाकर के 2-3 विषय जो हुए, 2-3 घटनाएं जो हुई, कल का जो है प्रेस रिलीज किया डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड ने, उसके बाद में मेरे मन में ये हुआ, मैंने खूब सारा अध्ययन किया। मैंने रात जो है कल शाम को बैठ करके इसके ऊपर कुछ स्लाइड्स भी बनाए, कुछ मैंने उसका डिटेल भी वर्कआउट किया। अगर आप चाहेंगे तो मैं आप सबके साथ में शेयर कर सकता हूं। मैंने मोटी विषय आपके सामने रखे हैं, लेकिन सब पे मैंने डिटेल वर्कआउट किया। हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि पढ़ने लिखने का स्वभाव है, इसलिए मुझे लगा कि मैं इस सब पर आपके साथ में बातचीत करूं, चर्चा करूं। आप सब लोग आए, इसके लिए आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। हाँ। चीन है सर, 2 दिन पहले एक पार्लियामेंट में एक आंकड़ा दिया कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कि ट्रेड डेफिसिट पिछले 2 सालों में लगता है सबसे ज्यादा $94 बिलियन था ट्रेड डेफिसिट। हाँ, तो ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि हम इम्पोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो वो एक मैटर कंसर्न है। उसको कैसे आप देखिए, हम ट्रेड डेफिसिट की जब बात करते हैं तो केवल हम उसको स्टैंड अलोन अगर उठा करके देखेंगे, क्योंकि ये चीन के परिप्रेक्ष्य में कहा गया था, इसलिए मैं चीन के परिप्रेक्ष्य में ही आपको जवाब देना चाहता हूं। हमने जब पीएलआई स्कीम बनाया कि हम फार्मास्यूटिकल्स में 2 पीएलआई के माध्यम से स्ट्रेंथन करेंगे, हमने सबने इस बात को माना कि जो है हिंदुस्तान इज इमर्ज्ड एज ए ग्लोबल फार्मेसी। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। हमने हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, 3 प्रदेशों में फार्मास्यूटिकल हब बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। लेकिन उसका रॉ मटेरियल आज एपीआई बनाने पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी हमारी डिमांड है उतना एपीआई हम आज की तारीख में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। हमको इंपोर्ट करना ही होता है, हमको केएमजी इंपोर्ट करना ही होता है। हमने आज मैन्युफैक्चरिंग में, इंजीनियरिंग गुड्स में जिस तरह से एस्केलेट किया, हमको जो है इंपोर्ट करना ही होगा। हमने 1 बिलियन $, लगभग 8,000 करोड़ रुपए का वर्थ के मोबाइल हर महीने हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए। उसके कंपोनेंट्स हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम रॉ मटेरियल और कंपोनेंट इंपोर्ट करके, वैल्यू एडिशन करके हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बेशक हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट बढ़ा होगा चाइना के कंटेक्स्ट में, क्योंकि हम मोबाइल जो है, हम एपीआई जो है चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट हम दूसरे देशों के कर रहे हैं। इसलिए हम स्टैंड अलोन अगर चाइना के कंटेक्स्ट में उठा करके देखेंगे तो हमें लगेगा कि शायद हमारा जो है वो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है।
लेकिन ओवरऑल बुके को अगर देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसका जो है हम एक जगह से इंपोर्ट करके वैल्यूडेशन करके और पूरे विश्व को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके कारण से हमारी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी हैं, एवेन्यूज भी बढ़ी। देखिए, मुझे लगता है कि उस विषय को हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी उसके बारे में मीडिया से के माध्यम से उद्घाटित करना ठीक नहीं है। लेकिन जो प्रश्न आपने किया क्लाइमेट चेंज का, भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने सारे कमिटमेंट्स को फुलफिल किया, कमिटमेंट्स के बियॉन्ड जाके भी फुलफिल किया है। प्राइम मिनिस्टर ने पेरिस से लेकर ग्लासगो तक सब जगह पर अपने जो है दृढ़ता के साथ में अपनी बात को रखा है। जीरो इम्पैक्ट के साथ में हम किस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने देश की आर्थिक प्रगति कर सकते हैं, इस पे भारत दृढ़ता के साथ में काम भी कर रहा है और डिलीवर भी कर रहा है। रघुराम राजन जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ थे, उनकी बातचीत हुई। उनकी भविष्यवाणी ये है कि भारत अगले साल जो अगला वित्तीय वर्ष केवल 5% की ग्रोथ कर पाए। लेकिन दुनिया के सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने जो अभी कहा है, जितने भी इंस्टीट्यूशन ने आंकड़े दिए हैं, आरबीआई से लेकर के वर्ल्ड बैंक तक जितने भी बीच में इंस्टीट्यूशंस आते हैं, सब ये मान रहे हैं कि भारत 7.8% से 8% के बीच में, 7 से 8 के बीच में ग्रो करेगा। मुझे लगता है कि उसके बाद में अगर किसी एक व्यक्ति विशेष ने कहा है तो उनके पास में क्या आकलन का आधार होगा, इसको तो वही बता सकते हैं। चलो, इसके ऊपर एक दिन और चर्चा करेंगे, हम एक बार और बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैंने बहुत सारा काम किया कल उस पर।